प्रोडक्शन का और एक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि वेल्डिंग जो आपका है ये हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, जहां पे आप लोग को मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है आरआरबी जेई में। अगर आप आरआरबी जेई मैकेनिकल एस्पिरेंट हो, आप आरआरबी जेई को टारगेट कर रहे हो, सो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट में आता है वो वेल्डिंग हो जाता है। प्रोडक्शन का सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल प्रोडक्शन से जिसे मटेरियल साइंस क्रिएट कर दोगे तो 40 से 50 नंबर देखने को मिलता है, मतलब 50% सिलेबस केवल प्रोडक्शन से पूछा जाता है आपके आरआरबी जेई में। तो उसी में से एक पार्ट है वेल्डिंग का, जिसमें एक अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो इसका ये पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आ चुका बहुत पहले, अगर आप नहीं देखे हो तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मैं स्पेशल लगा दिया हूं लास्ट 20 ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करके सब्जेक्ट वाइज। आज जाना वेल्डिंग का फर्स्ट लेक्चर को आप लोग देख लेना, राइट। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन के साथ मैं यहां पे आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। अभी तक अगर मैं बात करता हूं आप लोग को जो पढ़ाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू आरआरबी जेई ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन के थ्रू से आप लोग को मेंशन करा गया सिलेबस, उसके थ्रू पढ़ाया जा रहा है। ये आप देखोगे वेल्डिंग का सिलेबस है जो कि आरआरबी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा मेंशन करा गया आपके सिलेबस, जिसमें हम लोग अभी फिलहाल डिस्कस क्या कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, देखो इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, है ना। फिर यहां पे कहा गया एडवांटेज लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग का इक्विपमेंट बात करेंगे, या फिर चॉइस ऑफ इलेक्ट्रोड का बात करेंगे डिफरेंट मेटल के लिए। फिर बात करेंगे गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिल वेल्डिंग, उसमें यूज किया जाने वाला सारा इक्विपमेंट, वेल्डिंग का प्रोसीजर, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग कैसे करते हैं। फिर आपका सोल्डरिंग हो गया, ब्रेजिंग टेक्निक्स हो गया, टाइप ऑफ सोल्डर जो यूज करते हैं, टाइप ऑफ फ्लक्स जो यूज करते हैं, अलग अलग तरह का जो फ्लेम कटिंग प्रोसेस है उसके बारे में आपको पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ना और एडवांटेज पढ़ना है फ्लेम कटिंग का। इसके अलावा डिफेक्ट पढ़ना आपको वेल्डिंग का, टेस्ट कैसे करते हैं, इसके अलावा हम लोग जांच कैसे पता लगाते हैं कि वेल्डिंग मेरा मेथड सही हुआ है या नहीं हुआ है, किसका किसका, सबमर्ज का, CO2 का, एटॉमिक हाइड्रोजन का, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ MIG और TIG, मैंने मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी जो है वो आपके सिलेबस में दिया गया है और इन सभी के बारे में आपको जानना है। सो अभी फिलहाल जो जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जस्ट अ मिनट, है ना, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिलहाल हम लोग किस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ना। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोग का टॉपिक, वो आप लोग का है, वेट अ मिनट, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोग का टॉपिक डियर स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। अभी हम लोग आज के क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग के ऊपर सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे जो पहला लेक्चर था, जो आप लोग का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन यानी कि देखो ये वाला मैं आपको यहां बता देता हूं, ये जो है ना, एक सेकंड सारे को इरेज करता हूं। फर्स्ट जो आपका लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग बात किए थे इंट्रोडक्शन के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन देखे थे 18 क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग के ऊपर। आज का जो सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, है ना, इसके ऊपर डिस्कस करने वाले। ये आपका सेकंड लेक्चर में आज ये बात करेंगे। तो 18 तक हो चुका, आज हम लोग 17 तक हो चुका है, 70 तक क्वेश्चन हुआ था, आज हम लोग 18 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये सब कुछ हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, है ना, 4, 5, 6, 7, ये सब जितने आप देख रहे हो ना फिगर के साथ, एनिमेशन के साथ मैं आपको बताते हुए गया हूं, है ना। सो ये सब हो गया है। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन इसलिए करा क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये लेक्चर आ रहा है, इसलिए मैं आपको बताया अभी तक क्या हो चुका है, क्या सिलेबस है, ताकि अगर आप कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि फर्स्ट जो लेक्चर आया है वो 1 मंथ पहले आया था, ये 1 महीना के बाद लेक्चर आ रहा है, क्योंकि बीच में आपका थर्मोडायनेमिक्स, मशीनिंग वगैरह कुछ थ्योरी सेशन आया था, तो जिसके वजह से काफी टाइम के बाद आ रहा है। इसलिए मैं आपको कनेक्ट कर दिया कि अभी तक क्या हुआ है, क्या इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है आरआरबी जेई के लिए, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वेटेज क्या रहता है, और क्या क्या पढ़ना है, और क्या हो चुका है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा आपको कनेक्टिविटी मिल गया, है ना। सो क्लास को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। आज का ये देख सकते हो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्या कहा गया, द फेनोमिना ऑफ वेल्ड डिके अकर इन। वेल्ड डिके एक तरह का क्या होता है ना, वेल्ड डिके एक होता है डिफेक्ट, इट्स अ टाइप ऑफ डिफेक्ट, है ना। ये कहां देखने को मिलता है ये पूछा गया है। एक डिफेक्ट होता है, कोरोजन की तरह होता है, क्षय हो जाता है, जो मटेरियल का क्वालिटी होता है वो डिग्रेड कर जाता है, घट जाता है, और उसके वजह से उसका प्रॉपर्टीज भी डाउन कर जाता है, और फिर वो यूज के लायक नहीं रहता है। तो जो वेल्ड डीके देखने को मिलता है वो आपको कहां देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बताइए।
बिल्कुल करेक्ट जवाब है डियर, आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्टेनलेस स्टील। ये जो आपको दिक्कत है वो आपको देखने को मिलता है स्टेनलेस स्टील में। कैसा होता है सर, ये देखोगे आप, चलो इसको मैं एकदम प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, इसलिए वैसा फिगर लाया हूं जिससे आप कनेक्ट कर पाओ। आप कार का बॉडी देखे होंगे ना, देखो कार में आप देखोगे ना इस तरह का, कभी अगर डेंट पड़ गया, कभी अगर एक्सीडेंट या कहीं पे डेंट पड़ जाता है किसी चीज से, तो आप देखोगे क्योंकि इसके ऊपर क्या करा जाता है, कार के ऊपर आप देखोगे जो आपका विंड रहता है या फिर पूरा का पूरा कवर रहता है उसको पेंट किया जाता है। पेंट क्यों करा जाता है, बचाने के लिए, कोरोजन वगैरह से बचाने के लिए। तो इस तरह का डेंट देखे होंगे ना, ये डेंट क्या है, यही डेंट आप लोग का है वेल्ड डीके। वेल्ड क्या है मेरा, वेल्ड डीके है। वेल्ड डीके कुछ इस तरह का होता है। अब आप बोलेंगे सर जी जहां वेल्डिंग करेंगे वहां पे डीके होगा, तो मान लेते हैं यहां पे 2 पीस का मुझे जोड़ना था, मान लो यहां पे बीच में हम लोग क्या किए हैं, इस तरह से वेल्डिंग किए हैं। अब उस जगह पे ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, तब हम लोग बोलते क्या है, वेल्ड डीके बोलते हैं, है ना, वेल्ड डीके बोल जाते हैं, उसी को कहते हैं। तो देखोगे अगर आप, सो ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, स्टार्टिंग कैसे होता है, ये देख सकते हो पहला पार्ट है। अगर आप देखोगे ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये आपका पहला है ना, पहला फिगर आप देख रहे हो जहां से स्टार्ट हो रहा है आपका वेल्ड डीके, ये सेकंड वाला हो गया, और ये आपका थर्ड कुछ ऐसा हो जाता है। पहला पार्ट में कुछ इस तरह से एक जगह पे आपका होगा हल्का सा रेड मार्क आएगा, जहां पे धीरे धीरे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, इन्वायरमेंट से रिएक्शन करके वहां पे जंग लगना, कोरोजन रस्टिंग स्टार्ट होगा। सेकंड टाइम पीरियड के बाद उसको क्या होगा, धीरे धीरे आपका ज्यादा ही मात्रा में उसको क्षय करने लगेगा, है ना, पूरा का पूरा इरोड करने लगेगा आपको मटेरियल को, जहां पे वेल्डिंग हुआ है, वेल्ड बीट जहां पे है। और थर्ड नंबर पे देखोगे वहां पूरी तरह से डेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, क्योंकि पूरा खा जाएगा लोहे को, है ना। लोहा है या फिर स्टील मेनली मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि लोहा और आपके मेनली क्या होता है, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन एंड कार्बन का, लोहा और कार्बन का मिक्सचर ही होता है स्टील, जिसमें कुछ एलॉय एलिमेंट भी मिलाया जाता है, टंगस्टन, क्रोमियम, निकल बेस्ड मिलाया जाता है। सो याद रखना यहाँ पे ये आपको देखने को मिलता है अधिकतर कहाँ, आयरन बेस्ड चीजों में, जिसमें आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेनलेस स्टील। नॉट ओनली स्टेनलेस स्टील, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बता देता हूं आपका, निकल बेस्ड भी रहता है, उसमें भी देखने को मिलता है। जो निकल बेस्ड एलॉय होता है ना, बेस्ड एलॉय होता है, वहां पे भी यूजुअली आप लोग को वेल्ड डीके देखने को मिलता है। और ये होता किसके वजह से है, HAZ के वजह से, हीट अफेक्टेड जोन। आप लोगों को पता होगा जब किसी भी हम लोग 2 पीस को यहां पे वेल्डिंग कर रहे हैं, इस 2 पीस को सपोज करो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वेल्डिंग अगर मैं कर रहा हूं, इस जगह पे मेरा वेल्डिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, सो इस वेल्डिंग हीट के वजह से आसपास का एरिया भी हीट हो जाता है, और इस वाले पोर्शन को जो रेड, अब मैं यहां पे ब्लैक कलर से दिखाया हूं, इसको मैं लूंगा हीट इफेक्टेड जोन। यानी ये गर्म हुआ लेकिन आसपास का रीजन भी ज्यादा गर्म हो जाता है, उसका भी जो प्रॉपर्टीज हो थोड़ा डाउन हो जाता है। सो वो जो डाउन हो गया ना, उसका प्रॉपर्टी में गिरावट आता है ना, क्योंकि ये अफेक्ट कर जाता है मोलिकुलर जो आपका स्ट्रक्चर होता है, उसमें अफेक्ट आ जाता है, प्रॉपर्टीज में आपका अफेक्ट होता है, उसके वजह से उसमें वेल्ड डीके टाइम के साथ धीरे धीरे देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट के साथ रिएक्शन करके उसमें रस्टिंग वगैरह देखने को मिलता है, जो ज्यादातर आपको स्टेनलेस स्टील और निकल बेस्ड एलॉय में देखने को मिलता है। क्लियर, ठीक है डियर, एक्सप्लेन के साथ हम लोग बढ़ेंगे ना। काफी मेहनत से मैं एनिमेशन वगैरह को लाया हूं, रियल लाइफ में रिलेटेड कैसे होता है, तो चीजों को साथ हम लोग बढ़ेंगे, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, थर्मिट वेल्डिंग का बात करा गया, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं आपको थर्मिट वेल्डिंग का पूरा समझाऊंगा एनिमेशन के थ्रू, आखिर थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस कैसे होता है, कहां पे यूज करा जाता है, इसके अलावा इसमें क्या क्या हम लोग चीजें यूज करते हैं, ए टू जेड बहुत ही मजेदार लगेगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। पहले आप यहां पे देखो कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन सिंपल ये पूछा गया है ना, वेल्ड डीके होने लगता है ना डियर, वेल्ड जो है वो डीके होने लगता है, खत्म होने लगता है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं, क्लियर। अरे बाबा डीके मीन्स क्षय होता है, डीके मीन्स क्षय होता है, सड़ जाना, नाश हो जाना, है ना, गल जाना, समझ गए, है ना, नष्ट हो जाना, उस तरह का चीज है। सो यानी कि वेल्ड जो है वो क्षय होने लगता है, सड़ने लगता है, खत्म होने लगता है, नाश होने लगता है ना। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं। चलिए वेरी गुड। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे, थर्मिट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड। ये तो पता है कि सर थर्मिट जो मिक्सचर होता है, इसमें हम लोग एल्यूमिनियम का हम लोग पाउडर लिया जाता है, और प्लस हम लोग आयरन का ऑक्साइड लेते हैं, आयरन का ऑक्साइड लिया जाता है ना, इन दोनों का मिक्सचर लेते हैं। अब ये किस रेशियो में लेते हैं, तो 1:3 के रेशियो में लिया जाता है। यानी कि अगर आपको कितना भी लेना है, तो आप अगर आप 1 kg
सपोज करो 1 केजी हम लोग एल्युमिनियम का पाउडर लिए तो आपको 3 केजी आयरन का ऑक्साइड लेना पड़ेगा, तब जाके ये आपका बनेगा। सो ये हम लोग लेते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड। अब थोड़ा फिगर के साथ आपको समझाने का ट्राई करता हूं। आप देखो ये कहां पे किया जा रहा है, आप देखोगे सर रेलवे ट्रैक है, देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि ओनली रेलवे ट्रैक, लेकिन रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से, और कहीं भी देखना जाता है सबसे फेवरेट इसको जो यूज किया जाता है वो रेलवे ट्रैक में ही यूज किया जाता है। कंटेनर जैसा रहता है, देखो इस फिगर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कंटेनर है, इस कंटेनर में, स्टील का कंटेनर में क्या करा जाता है, आपको पहले मिक्सचर को डाला जाता है। मिक्सचर कौन सा है, एल्युमिनियम पाउडर है, आयरन ऑक्साइड है, इसको डाल दिया गया। डालने के बाद उसको हीट के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, उसको मेल्ट करा जाता है। मेल्ट के बाद इसको डाला जाता है, देखो इस तरह का हम लोग बनाते हैं सेक्शन। डालने के बाद पूरा का पूरा हम लोग पोर बनाते हैं, फिर उसमें हम लोग स्क्रू के थ्रू डाला जाता है। डालने के बाद ये जाता है वेल्ड, जहां पे आपको वेल्डिंग करना उस जगह पे गया, और उसके बाद यहाँ पे वेल्डिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद जब ये पूरा सॉलिड हो जाता है तो देखो पीट पाट के बाकी जो चीज है उसको हटा लिया जाता है। और इस तरह से दो ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए, यानी कि एक तरह का बट वेल्ड हेड टू हेड जोड़ने के लिए यूज में लाया जाता है रेलवे ट्रैक को। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या क्या है, वो क्या क्या, वो थोड़ा आप देख लो यहां पे। जैसे कि ये देख सकते हो, ये ऊपर वाला जो मैंने आपको समझा था, जो व्हाइट कलर का चमकीला आपको दिखाई दे रहा है, सो ये क्या होता है बेसिकली, तो डियर स्टूडेंट इसको कहा जाता है रिएक्शन क्रूसिबल, है ना, रिएक्शन क्रूसिबल। इसी में मिक्सचर को डाला जाता है। इसी में आप देखोगे थर्मिट मिक्सचर जो कि 1:3 के रेशियो में रहता है। क्या रहता है सर, यही मेरा रहता है आपका, दैट इज कॉल्ड योर एल्युमिनियम का पाउडर और आयरन का ऑक्साइड। तो यहीं पे आपको आयरन का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का पाउडर डाला जाता है। इसके बाद नीचे देखोगे, नीचे आपका मोल्ड बार से होते हुए ये आप देखोगे दोनों तरफ आपका स्लैग है, स्लैग का पेन है। स्लैग होता है ना जहां पे मोल्टेन मेटल होता है, उसके जस्ट ऊपर में स्लैग आपका रहता है, जो कि क्या करता है, इन्वायरमेंट से हार्मफुल चीजों को वेल्ड में आने से रोकता है। तो एक तरह का इन्वायरमेंट लेयर बनाता है ना, इन्वायरमेंटल लेयर बनाता हो। तो स्लैग का पेन है, ये स्लैग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके जमा हो जाता है। आप देखोगे नीचे में, देखो ध्यान से, इस साइड में देखना, अभी देखो इधर आ रहा कुछ, इधर देखो ध्यान से, उधर भी गिर रहा है, इधर भी गिर रहा है, दोनों साइड में कुछ आके एक कंटेनर जैसा लगा हुआ, वो स्लैग का पेन होता है, जो कि जब तक वेल्डिंग हो रहा है तब तक वो मेरा वेल्ड को बचाता है इन्वायरमेंट से। ऊपर में लेयर, एक हार्ड लेयर बन जाता है, ब्लैक कलर का लेयर बन जाता है, और बाद में जब कंप्लीट हो जाता है सो ऑटोमेटिकली वो दोनों तरफ आ जाता है, एक्स्ट्रा एक्सेस मेटल इधर गिर जाता है स्लैग के फॉर्म में। क्लियर? इसके बाद आपको देखो बीच में वेल्डिंग किया जाए, जो कि रेल आपका है, और मोल्ड आपका फाइनली ऐसा बन के रेडी हो जाता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? तो इस तरह का देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे आपका देखोगे मोल्टन स्लैग आपका बिल्कुल टॉप में दिखाया गया, नीचे में आपका रहता है मोल्टन मेटल, रेड कलर का मोल्टन मेटल, जस्ट ऊपर में आपका यहाँ पे स्लैग आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज दी प्रोसेस की इस तरह से आप लोग थर्मिट वेल्डिंग को करा जाता है, इस तरह का प्रोसेस अपनाया जाता है। और कहां पे आपको यूज देखने को मिलेगा ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। क्लियर माय पॉइंट और नॉट? चलिए बढ़िया। सो इसका आंसर तो हो गया 1:3, है ना, बाय वेट से याद रखना यहाँ पे कहा गया है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, आप रिएक्शन भी जानना चाहते हो, मैं वो भी करवा दूंगा, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन सर, ये जो मेरा क्रूसिबल है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि सर इसमें जो हम लोग मिक्सचर होता है, ध्यान से समझना, सभी क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेरा सर एल्युमिनियम का, है ना, यहाँ पे दो चीज का मिक्सचर रहता है ना, सिंपल सा बात है सर। एक रहता है मेरा आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम का जो मेरा एल्युमिनियम का पाउडर रहता है, इसको सर क्रूसिबल में डाले, है ना, क्रूसिबल में डाल के ही यहाँ पे इग्नाइट करा जाता है। इग्नाइट कैसे करते हैं, कोई बता सकते हैं इग्नाइट कैसे करा जाता है? तो याद रखना, हम लोग फायर क्रैकर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फायर क्रैकर का। तो फायर क्रैकर का यूज किया जाता है, फायर क्रैकर के हेल्प से हम लोग यहाँ पे क्रूसिबल के अंदर इसके मिक्सचर को इग्नाइट करा जाता है, ठीक है। इसीलिए देखोगे हाई एनर्जी में ये क्या करता है, मेरा एनर्जी डेवलप करता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन, जब फायर क्रैकर से साथ यहाँ पे मेरा जलता है, इग्नाइट होता है एल्युमिनियम आयरन का पाउडर, आयरन का आप ऑक्साइड ले लो और एल्युमिनियम पाउडर, तो कितना टेम्परेचर यहाँ पे बिल्डअप होता है? सो अप टू, यानी अबाउट के आसपास बोल सकते हैं, अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिलता है ना, ठीक है। तो ये 3000 तक का ये जो है टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसको रेलवे ट्रैक में अधिकतर यूज किया जाता है, वो तो आपको समझ गए होंगे। यहाँ पे रेलवे ट्रैक में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है। रिएक्शन कैसे होता है ये भी लास्ट जान लो, कि हम लोग एल्युमिनियम को लिया गया, है ना, एल्युमिनियम का पाउडर लिया गया 8:, ये पूरा बैलेंस करके मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूं। फिर आपका आता है आयरन का ऑक्साइड आ जाता है ना, एल्युमिनियम आपका हो गया आयरन का ऑक्साइड, यानी कि Fe
3 और 4 आ गया। बैलेंस करने के लिए हम लोग 3 आगे लगा देते हैं और फिर ये रिएक्शन होकर आ जाता मेरा 4Al2O3 एंड 9Fe और साथ में ढेर सारा आपका यहां से हीट बन जाता है ना, ढेर सारा हीट यहां पे देखने को मिल जाता है। क्लियर? तो ये सारा ये रिएक्शन मैंने बता दिया, कहां पे यूज होता वो मैंने बता दिया, कितना टेम्परेचर देखने को मिलता है वो बता दिया, कहां पे हम लोग डाला जाता है आयरन को और आपका एल्युमिनियम को पाउडर को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूसिबल में, और फायर क्रैकर के थ्रू यहाँ से आग लगाया जाता है। सो ये सभी चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो यहीं पे आपका होता है एल्युमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का यूज। समझ गए? ओके, आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग वर्क बेस्ट व्हेन द इंटायर ऑपरेशन एंड द वर्कपीस आर इन अ हाई वैक्यूम ऑफ डैश टोर और लोअर। देखो पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सर इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग करते कहां से? तो देख के तो लग गया सर वैक्यूम में करा जाता है, निर्वात में, जहां पे एयर भी नहीं रहता वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग करा जाता है। यहां पे पूछा यह गया कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं बेस्ट इंटायर ऑपरेशन आपको अगर करना है वर्कपीस के ऊपर, तो यहां पे कितना मेरा यहां पे डेवलप होता है टॉर, है ना, तो वो यहां पे कहा गया है। बताइए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में एक तरह का, पहली बात तो समझना है, एक तरह का मेरा फ्यूजन वेल्डिंग होता है। क्या होता है मेरा? फ्यूजन वेल्डिंग हो जाता है ना, फ्यूजन वेल्डिंग हो जाता है, जहां पे क्या होता है मेरा इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन गन से मेरा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होकर बाहर निकलता है हाई स्पीड के साथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू से आप इस वेल्डिंग को कंप्लीट करते हो। अच्छा मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि ये देख सकते हो आपका इलेक्ट्रॉन बीम गन है और चेंबर है जिसके थ्रू से यानी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ पे आपका वर्कपीस रखा हुआ, दिस इज माई वर्कपीस। यहाँ भी देखोगे ये आपका वर्कपीस है यहाँ पे, और ये वैक्यूम चेंबर होता है। वैक्यूम चेंबर के अंदर यहाँ पे क्या करा जाता है? वेल्डिंग को डन किया जाता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? अच्छा इसमें क्या होता है? हाई पेनिट्रेशन रेट मिलता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को यूज क्यों करा जाता है। तो पेनिट्रेशन रेट आप देखोगे डेप्थ से डेप्थ तक, है ना, गहरा से गहरा वेल्डिंग को अगर आपको करना है तो विदाउट स्केटर, फैले बिना, है ना, जो आर्क होता है, आर्क मेरा फैलता नहीं है, वो काफी लंबा तक चल जाता है, बहुत अच्छी तरह से डीप वेल्डिंग कर सकता है। नेरो से नेरो, पतला से पतला वेल्डिंग अगर आपको डीप करना है तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का यहाँ पे यूज करा जाता है। बिल्कुल शार्प आपका देख ही सकते हो, एक आपका जा रहा है, एक एरो की तरह जाता है और मेरा वेल्डिंग कुछ करता है, और इस तरह का कुछ इक्विपमेंट रहता है। ये तो अंदर का भाग हुआ, एक्चुअली देखोगे तो बहुत बड़ा पार्ट रहता है, कुछ इतना बड़ा मशीन होता है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग करने के लिए, और ऐसा कुछ अंदर इंटरनल पार्ट होता है जहां से एरो मेरा जाता है इलेक्ट्रॉन का, हाई स्पीड के साथ एक्सेलरेट होकर मेरा जाता है इलेक्ट्रॉन बीम, वो जाके वेल्डिंग मेरा करता है कंप्लीट। बिल्कुल नेरो देख रहे हो, पतला से पतला जाके मेरा वेल्डिंग ये मेरा कर सकता है। सो ये होता है। तो इसके लिए यहां पे कहा गया कितना टॉर प्रोड्यूस होता है वो कहा गया, तो बताइए कितना होगा? ठीक है, तो ये मेरा 1 बाई आंसर हो जाएगा। यहां पे कोई बच्चा बोला है क्या सी वगैरह? यस, तो आंसर विल बी योर सी नंबर, है ना। 1/10,000 के आसपास का टॉर या उससे कम देखने को मिलता है, इतना वो मेरा प्रोड्यूस करता है ना, इतना प्रोड्यूस करता है mm ऑफ Hg में करता है वो, है ना। तो आप देखोगे इतना चीज -10⁻⁻4 mm Hg। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें आपका मैग्नेटिक भी रहता है, मैग्नेटिक फोकस करता है आर्क को जाने के लिए, है ना। एक आपका बीम डिफ्लेक्शन कॉइल भी रहता है, ये भी याद रखना। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे डिफ्लेक्शन कॉइल है ना, ये बीम डिफ्लेक्शन कॉइल भी लगा रहता है। यहाँ पे आपको बीम मैग्नेट भी देखने को मिलेगा डिफ्लेक्ट करने के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉन फिलामेंट देखो, मैग्नेटिक आपका मैग्नेटिक फोकस कॉइल है ना, ये फोकस कॉइल है जो कि एक तरह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए हेल्प करता है। देखो यहाँ पे बीम डिफ्लेक्शन कॉइल भी है, तो ये दोनों भी ध्यान रखना, कभी कभार ये भी पूछा जाता है। समझ गए? ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीज क्या, इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज का फीड यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरह से मेरा ये काम करता है, जिसमें मैंने कहा कि इन शॉर्ट अगर आप डेफिनेशन जानना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग। अच्छा ये फ्यूज हो जाता है मेरे, पूरी तरह से गलाता है इसको, है ना, वर्कपीस को गलाता है, मेल्ट करता है। फिर प्रोसेस देयर बाय इलेक्ट्रॉन जो जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गन एक रहता है, इलेक्ट्रॉन गन से मेरा इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और वो हाई स्पीड के साथ आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाता है ना, और जाके वो मेरा मेल्ट करता है वैक्यूम में, और जाके वर्कपीस को मेरा सॉलिडिफाई करके वेल्ड कर देता है। चलिए, बेयर इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस।
अब देखो दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड में बेयर, भी बेयर मतलब नंगा होता है, जिसमें कोई ऊपर में कवरिंग नहीं होता है ना, कोटिंग नहीं करा जाता है। और एक हो जाता है कि कोटेड इलेक्ट्रोड, जिसके ऊपर कोटिंग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं, पहले आप देखो, जैसे कि यहां वाला देखो, यहां पे आप नजर आ रहा होगा, ये अगर आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो ये आपको क्या नजर आ रहा है कि देखो इसका जो कोटिंग है ना उसको हटा दिया गया है। तो कोटिंग हटाने के बाद तो कुछ जैसे देखो यहां से यहां तक कोटिंग नहीं करा गया, बाकी में कोटिंग करा गया है, ठीक है। और इस तरह का पतला सा एक चादर जैसा तो लेयर होता है जो कि कोटिंग चढ़ाया जाता है। जैसे देखो इस वाले फिगर में भी आपको मेंशन करा हो गया कि ये आपका अंदर का देख रहे हो, ये आपका क्या इलेक्ट्रोड कोर वायर है, ये मेरा अंदर का जो है ये मेरा इलेक्ट्रोड का कोर वायर है, और उसके ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रोड का कोटिंग करा गया है, कोटिंग करा गया। बाकी ये तो मेटल का ट्रांसफर हो रहा है ना, इलेक्ट्रोड मेरा मेल्ट हो रहा है हीट के वजह से, आर्क के वजह से, है ना, ये आर्क है, ये मेरा आर्क आ रहा है, इस आर्क के वजह से क्या हो रहा है, मेटल मेरा गल गल के आ रहा है वेल्डपुल के ऊपर, और यहाँ पे मेरा वेल्डिंग कंप्लीट कर रहा है। और बाकी ये शेडो कलर का दिखाया गया, वो बेसिकली प्रोटेक्टिंग गैस जो होता है ना, इनर्ट गैस डाला जाता है ताकि उसको इन्वायरमेंट से बचाया जा सके, वो चीज यहाँ पे दिखाया गया है। सो यहाँ पे कहा है जो बेयर इलेक्ट्रोड है ना, नंगा इलेक्ट्रोड जिसमें ऊपर कोटिंग नहीं रहता है, वो यूज करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। कहां पे हम लोग विदाउट कोटिंग वाला इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, बताइए कहां पे यूज किया जाता है? क्या थर्मिट वेल्डिंग में यूज करते हैं, है ना, विदा कोर वाला कोटिंग वाला इलेक्ट्रोड, या एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में, या फिर आपका देखोगे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में, या फिर प्रक्शन वेल्डिंग में, कहां पे? आंसर इसका पहले आंसर भी बताते चलो आप लोग। यस, सो आंसर यहां पे बिल्कुल सही आया है, बैटमैन का डी, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, है ना। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो होता है, अगर आप मैं आपको दिखाऊं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, एक सेकंड, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का तो मैंने लाया था, इससे पहले आपको दिखाया क्या? सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में क्या होता है ना डियर, कि आपका सबमर्ज रहता है, देखो कहीं ना कहीं है डियर इसके बारे में, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, हाँ देखो दिस इज योर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये देख रहे हो, ये आपका पहला वाला जो फिगर देख रहे हो, ये आपका सबमर्ज रहता है, यानी जो जहां पे हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो मेरा फ्लक्स के अंदर रहता है ना, ढका हुआ रहता है। देखोगे अगर आप देखो ये मेरा फ्लक्स फीड किया जा रहा है, ये पहला वाला देख रहे हो, ये पहला वाला गन जैसा है ना, उससे फ्लक्स जो होता है उसको फीड कर रहा है, और उसके बाद जो मेरा कॉन्टेक्ट ट्यूब है ना, जिसके अंदर मेरा इलेक्ट्रोड है, वो मेरा आर्क जनरेट करके वेल्डिंग करते हुए जा रहा है। तो देखो ये फ्लक्स जो फीड है, ये पूरी तरह से इसको फ्लक्स से भर दिया गया है, इसको पूरा फ्लक्स से भर दिया गया पूरा, है ना। और इसके अंदर में आपका कहीं वेल्डिंग किया जा रहा है, इसके अंदर में आपका वेल्डिंग हो रहा है, आर्क डेवलप हो रहा है और वेल्ड किया जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है मेरा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो इसमें जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है, आप देखोगे इलेक्ट्रोड जो अंदर तक गया है, इसके अंदर कोई कवर नहीं है, इसके अंदर कोई कवर नहीं है, तो ये मेरा कैसा होता है, बेयर इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है इन केस ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। और इसका यूज हम लोग शिप वगैरह में बहुत ज्यादा करते हैं, इसका ध्यान रखना, इसको शिप्स में, है ना, शिप में हो गया, या फिर कई तरह पाइप हो गया, सिलेंड्रिकल पाइप जो होता है, गैस का पाइप हो जाता है, हाइड्रोलिक का पाइप हो जाता है, उन सभी जगहों पे, या फिर आप नॉट ओनली दिस, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एरिया में भी बहुत जगह पे यूज किया जाता है। एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है, चीजें बनाया जाता है, एटॉमिक रिएक्टर वगैरह वहां भी यूज किया जाता है ना। इसके अलावा एरोप्लेन होता है, वहां पे भी यूज किया जाता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का, ठीक है। यस 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 डियर, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स के अंदर रहता है। यस, आर्क देख रहे हो ना, आर्क आपका फ्लक्स के अंदर है, देख रहे हो ये रेत टाइप का देख रहे हो ना, दिस इज योर फ्लक्स। सो इसके अंदर मेरा आर्क होता है, वो दिखता नहीं, ढका हुआ रहता है ना। तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, वो इलेक्ट्रोड मेरा बेयर इलेक्ट्रोड होता है। वो कैसा इलेक्ट्रोड होता है मेरा? बेयर इलेक्ट्रोड होता है। तो यहां इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 21 का क्या हो गया मेरा? डी विल बी दी करेक्ट आंसर, है ना। अच्छा, इसका यूज कहां पे करते हैं? एलॉय में करते हैं क्या? एलॉय में मतलब नॉन फेरस में भी करते हैं और फेरस में भी करते हैं। मोस्टली जो इसको यूज किया जाता है वो स्टील में यूज किया जाता है, स्टील बोलो या एलॉय स्टील बोलो। से एलॉय स्टील में या फिर आपका जैसे लो कार्बन स्टील हो गया, मतलब स्टील में यूज किया जाता है, मेनली एलॉय स्टील में यूज किया जाता है। बट इसको हम लोग नॉन फेरस में भी यूज कर सकते हैं, नॉन फेरस एलॉय में भी यूज किया जा सकता है, लेकिन फेवरेट जो है वो आपका है एलॉय स्टील, है ना।
समझ गए, खासकर लो कार्बन स्टील वगैरह में बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है, मोस्टली अगर मैं यूज का बात करता हूं तो, है ना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता हमें 22 की ओर। ओके, मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे वेल्डिंग प्रोसेस दिया गया, 4 तरह का वेल्डिंग प्रोसेस, और यहाँ पे हीट सोर्स, यानी कि किस वेल्डिंग प्रोसेस में किस तरह का हीट सोर्स का यूज किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग में कौन सा हीट सोर्स यूज करते हैं, प्रोजेक्शन वेल्डिंग में कौन सा यूज करते हैं, या एमआईजी में और फ्रिक्शन में। 4 तरह का, अभी मैं चारों के बारे में विद द हेल्प ऑफ फिगर में आपको समझाऊंगा, एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा, बट यू हैव टू आंसर दी फर्स्ट है। अच्छा, ऑप्शन में इसका हट गया है, ऑप्शन में लिख देता हूं, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, और ए नंबर में डाल देता हूं 4 3 2 1, बी नंबर में डाल देता हूं 4 1 3 2, सी नंबर डाल देता हूं 2 3 1 4, और डी नंबर में डाल देता हूं चलो 3 4 1 2। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, है ना। ए का 3 बोले हैं, अच्छा एक सेकंड देखता हूं मैं, ए का 3 ठीक है, बी का आपने कहा, बी का सी का 1, सी का 1, बी का 2, बी का 2 होगा डियर, ध्यान से समझो। बैटमैन आपका सही है, ए का आपने 3 कहा वो करेक्ट है ना, ए का 3 का आपने करेक्ट है, आपने सी का 1 का वो भी करेक्ट है, लेकिन आपने कहा यहाँ पे बी का 2, बी का 2 होगा, ध्यान से समझो। बी का 2 आप क्या बोल रहे हो, प्रोजेक्शन में मैकेनिकल वर्क के थ्रू होता है। सी का 1 बोल रहे हो, हाँ सी का 1 भी करेक्ट है, वेरी नाइस। यस, बी का 4 अब करेक्ट है, अब करेक्ट है, यस यस करेक्ट। यानी कि आंसर हो गया मेरा क्या, डी नंबर, डी बन गया, ठीक है, डी हो गया, डी हो गया, ठीक है, डी हो गया, वेरी गुड डियर, है ना, वेरी गुड। क्योंकि देखो मैं आपको 1 बाय 1 करके चीजें दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता है, लेकिन बाकी को भी समझाता हूं। जैसे बात करता सबसे पहले थर्मिट वेल्डिंग का, तो थर्मिट वेल्डिंग का यहां पे मैंने कहा था कि हीट निकलता है, रिएक्शन आपको याद होगा, केमिकल रिएक्शन होता है ना, और एक्सोथर्मिक क्योंकि हीट निकलता है। ये तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया हूं, एक बार फिर से दिखा देता हूं, जब मैं आपको लोग समझाया था, है ना। ये आप देख रहे हो, दिस इज योर थर्मिट वेल्डिंग। और थर्मिट वेल्डिंग मैंने क्या कहा था कि भाई इसमें मेरा एल्युमिनियम का पाउडर और आयरन ऑक्साइड 1:3 के रेशियो में यूज किया जाता है, और यूज कहाँ किया जाता है, क्रूसिबल के अंदर रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन होता है, क्रैकर के द्वारा उसको जलाया जाता है, 3000 तक अबाउट उतना टेम्परेचर जाता है ना, 3000 से ऊपर भी जा सकता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे आप लोग को देखोगे कि एल्युमिनियम Al2 3O3 और आयरन साथ साथ हीट बाहर निकलता है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सर मेरा जो ए वाला है, यानी कि यहां पे आप देखने को मिला थर्मिट वेल्डिंग का, वो पक्का मेरा जो 3 होगा वो करेक्ट होगा। तो ए का तो 3 हो गया। बात करते हैं किसके बारे में, प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में। सर प्रोजेक्शन वेल्डिंग का आपने कहा यहाँ पे 4 यानी ओमिक रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग करते हैं। सो सर फर्स्ट PYQ कब हुआ था डियर, 1 मंथ पहले हुआ था, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। सो अब बात करते हैं अगर प्रोजेक्शन वेल्डिंग का, तो यहां पे आपको 1 सेकंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग दिखाता हूं मैं। ये रहा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। यहां पे क्या होता है कि जो कुछ पार्ट होता है प्रोजेक्टेड रहता है। जैसे मान लो ऐसा कुछ रहा, एक प्रोजेक्टेड पार्ट ऐसा कुछ है, फिर आपका ऐसा कुछ है, 2 आपका है। ये मान लो एक सीट है, और नीचे वाला सीट कुछ मेरा कैसा, कुछ एकदम बिल्कुल सीधा मैंने लिया है। तो ऊपर वाला एक मेरा मेटल पीस है, ये क्या है, मेरा मेटल का, है ना, सीट है। मान लो एक सीट है, और ये मेरा पहला सीट हो गया, और मेरा दूसरा मेटल का सीट हो गया, ये भी क्या है, मेरा मेटल का सीट है। लेकिन मेटल के सीट को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग क्या किए, प्रोजेक्शन एरिया लिए। देखो थोड़ा सा प्रोजेक्ट करके बाहर निकाला गया है, यहां बाहर निकाला गया है। अब यहां पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, है ना, यहां पे हम लोग करंट के हेल्प से क्या करेंगे कि दोनों को पास लाएंगे, है ना। रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस के थ्रू यहां पे बिल्ड, रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्रिक्शन, जब रेजिस्टेंस होता है हीट जनरेट होता है, और साथ साथ करंट भी दे रहे हैं, प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, और प्रेशर जैसे अप्लाई करेंगे करंट यहां पर प्रोड्यूस होगा। वो मेरा पीस जो है ना, वो मेरा धीरे धीरे क्या होगा, ड्यू टू आपका हीट के वजह से, करंट के वजह से अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, है ना। जो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जाएगा, और यहां पे मेरा प्रेशर अप्लाई करके मेरा यहां पे जो है वो आपका जॉइंट क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ आपका इनिशियल फेज में ऐसा रहता है, और जब इसके अंदर हम लोग करंट वगैरह देते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वजह से प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो फाइनली जॉइंट मेरा बन के रेडी हो जाता है। तो ये देख सकते हो आपका इलेक्ट्रोड, आपका पहला जो रहता है ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया। ये 2 आपका वर्कपीस है, सीट है, ये पहला सीट और ये आपका दूसरा सीट है। इन दोनों वर्कपीस सीट के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, पहला इलेक्ट्रोड ऊपर वाला और दूसरा वाला, जहां पे हम लोग प्रेशर दोनों तरफ से यहाँ पे अप्लाई करा जाता है, और फाइनली यहाँ पे रेडी हो जाता है आपका क्या,
वेल्डिंग। सो यानी कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग में हम लोग क्या यूज किए, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग हम लोग रेजिस्टेंस का यूज किए। अब बात करते हैं एमआईजी वेल्डिंग का। एमआईजी में अगर मैंने कहा यहाँ पे कि एमआईजी के लिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग आर्क का यूज करते हैं। किसका, इलेक्ट्रिक आर्क का यूज किया जाता है। कैसे, एमआईजी वेल्डिंग में आपको दिखाता हूं, है ना। अगर आप एमआईजी वेल्डिंग को देखोगे तो दिस इज योर एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी वेल्डिंग के लिए हम लोग करंट का यूज करते हैं। एमआईजी वेल्डिंग के लिए किसका यूज किया जाता है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो चीज यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं आपके करंट का, इलेक्ट्रिक आर्क का यूज किया जाता है। करंट के थ्रू यहाँ पे आर्क डेवलप करा जाता है और आर्क के वजह से, देख लो, आर्क के वजह से मेटल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोड से वर्कपीस की ओर। ये मेटल ट्रांसफर वाला पार्ट होता है जहां पे क्या हो जाता है डियर कि आपका देख रहे हो, आपका एक एक बूंद जैसा रहा है, एक ड्रॉप आ रहा है। ये ड्रॉप बेसिकली क्या पता है, इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है और मेल्ट करके वेल्डपुल पे आ रहा है। ये मेटल ट्रांसफर हो रहा है, मेटल का ट्रांसफर इलेक्ट्रोड से लेकर वर्कपीस तक, है ना। ये भी कई तरह का ट्रांसफर होता है, वो भी मैं आपको जब आएगा टॉपिक तो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। तो यहाँ पे आर्क डेवलप होता है, उस आर्क के वजह से इतना हीट डेवलप हो जाता है यहाँ पे कि आपका जो मेटल इलेक्ट्रोड होता है वो मेल्ट होकर मेरा वर्कपीस की ओर जाता है। ये देख लो बेसिकली ये मेरा जो है ना टी तरह का वेल्डिंग किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान देते होंगे, पहला वाला जो एनिमेशन चल रहा है ये बेसिकली आपका इस तरह का वेल्डिंग है, टी जॉइंट है, फिलेट वेल्ड है, और यहाँ पे कुछ ऐसा वेल्डिंग किया जा रहा है इस जगह पे वेल्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आर्क डेवलप हुआ और आर्क की वजह से इलेक्ट्रोड से मेरा क्या हो रहा है, मेरा मेल्ट होके वो जो आपका है मेटल वो जा रहा है और आर्क डेवलप के थ्रू यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा है। समझ गए मेरी बात कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग आर्क का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, उसके थ्रू से मेरा आर्क डेवलप होता है और उसके थ्रू से आप वेल्डिंग यहाँ पे करते हो। तो ये हो गया मेरा सी का 1। अब लास्ट आ गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम लोग यूज क्या करते हैं डियर, तो फ्रिक्शन में हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने कहा था डी का हो जाएगा मेरा 2, मैकेनिकल वर्क का, वर्क के थ्रू करा जाता है। इसका क्या मतलब, चलो फ्रिक्शन में आपको समझा देता हूं। लास्ट एनिमेशन देख लो, ये रहा मेरा फ्रिक्शन वाला। तो क्या नजर आ रहा है फ्रिक्शन वेल्डिंग यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग है। इसको देखो पूरा एनिमेशन एक बार ही देखोगे, आपको पूरा का पूरा देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे हो क्या क्या रहा है। देखना एक सेकंड इसको कंप्लीट आप होने दो, स्टार्टिंग देखना क्या किया गया है। इसमें याद रखना कि एक पार्ट मेरा स्टेशनरी रहता है, पहला वाला जो पार्ट रहता है वो मेरा फिक्स्ड है, ये समझना। पहला वाला पार्ट यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरा वाला पार्ट मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे मूविंग आया, देखो आया दो पास आ गया, टच हो गया। अब इस वाला पार्ट मेरा घूमने लगा, ये रोटेट करने लगा, रोटेट करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पे हीट जनरेट होगा और धीरे धीरे देखोगे ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर चल जाएगा और मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब आ जाता है ना पूरा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर को बीट कर देता है तो हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है और जैसे हाई प्रेशर अप्लाई करता है वो आपका चिपक जाता है और आपका सॉलिडिफिकेशन वहां पे मेरा रेडी हो जाता है। देखोगे यहाँ पे भी कि ये वाला पार्ट आपका फिक्स है, इधर आपका ये पार्ट फिक्स्ड है और ये वाला पार्ट आप देखोगे रोटेट कर रहा है, ये वाला पार्ट रोटेट कर रहा है, रोटेट हो रहा है। देख लो यहाँ पे धुआं निकल रहा है फ्रिक्शन की वजह से। फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं और आपका यहाँ पे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद जो मेटल का एटम्स रहता है वो अपने लेयर को छोड़ने लगता है और अपना नया रूप लेने लगता है। तो एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के बाद, है ना, इसलिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ये हम लोग उतना टेम्परेचर तक लाने के लिए, उस टेम्परेचर को बीट करने के लिए, उस पॉइंट को बीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन का यूज किया जाता है। मैकेनिकल फोर्स या रोटेशन के थ्रू फ्रिक्शन को जनरेट करा जाता है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैकेनिकल फोर्स का ही तो यूज कर रहे हो, है ना। फ्रिक्शन जो टाइप ऑफ फोर्स, समझ गए, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैकेनिकल वर्क का यूज किया गया इन केस ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग। तो डी का 2, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा 4 नंबर हो गया। देखो एक क्वेश्चन में आपको चारों वेल्डिंग के बारे में समझा रहा हूं तो मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा चीज समझने के लिए। यहाँ पे आपको थर्मिट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन, एमआईजी, नॉट ओनली आंसर कैसे हुआ, आप एनिमेशन के थ्रू समझ गए कि आखिर ये मेरा थर्मिट वेल्डिंग कैसे किया जाता है, कहां से करा जाता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कैसे आपका इलेक्ट्रोड होता है, क्या सीट होता है, कैसे प्रोजेक्शन के थ्रू यहाँ पे किस तरह प्रोसेस से आपका होता है, ये समझ में आपका आया। यहाँ पे आप गैस वेल्डिंग में समझे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी आपको समझ आया, राइट। तो ये चीजों को आपको उतना टाइम भी देना पड़ेगा कि एमआईजी वेल्डिंग में क्या हो रहा है, एमआईजी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में, है ना, ये चीज है। इसीलिए तो अच्छा, और एक चीज मैं बताऊंगा, देखो यहाँ पे मैं और एक इस क्वेश्चन से और एक मुझे याद आ गया, एमआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है थोड़ा बताना था आप लोग। सर एमआईजी का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या होता है मेरा, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, यानी इसमें हम लोग इनर्ट गैस की यूज किया जाता है सील्डिंग के वजह से। अच्छा ठीक है, एक एमआईजी होता है, आपका टीआईजी होता है, टंगस्टन इनर्ट गेट वेल्डिंग। आपको याद होगा कि मेटल इनर्ट गेट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड मेरा होता है, इलेक्ट्रोड वो कैसा इलेक्ट्रोड होता है मेरा, कंज्यूमेबल होता है। कैसा मेरा, कंज्यूमेबल
कंज्यूमेबल, यानी कि ये मेरा कंज्यूम हो जाता है, यानी मेल्ट कर जाता है। लेकिन टीआईजी में जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड मेरा नॉन कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है, यानी इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेल्ट नहीं करता है। ये पूरी तरह से आप एनिमेशन के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा देख रहे हो धीरे धीरे इलेक्ट्रोड मेरा ड्रॉप के फॉर्म में मेल्ट होकर वर्कपीस में आ रहा है, क्योंकि मेरा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किया। दैट्स वाई ये एनिमेशन बिल्कुल मेरा MIG का ही है। TIG के केस में वर्कपीस मेरा मेल्ट होता, इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं करता, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो एटॉमिक हाइड्रोजन, आप डियर फिलहाल यहाँ पे देखो कि क्या मेरा यहाँ पे थर्मिट में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है ना। जब आएगा एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में तब डिस्कस करेंगे, है ना हर्ष, बिल्कुल टेंशन ना लो, जिसका जब बारी आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं फिलहाल, है ना। ये तो चीज है, आप लोग प्रेजेंट बना जी के फ्यूचर में जीते हो, फ्यूचर के बारे में क्यों सोचना। अभी एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में कोई क्वेश्चन में नहीं आया ना, तो क्यों सोचना। अभी हम बात किए थे एक्सोथर्मिक के बारे में, कहां पे, यहां पे आपका थर्मिट वेल्डिंग में, क्योंकि मैं पूरा रिएक्शन समझा, वहां से हीट निकलता है, तो बात खत्म, है ना। चलिए, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। फिर से यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग कहा गया है, और हाँ, ये दोनों का दोनों आपका कैरिज एंड वैगन में पूछा गया था, इससे पहले वाला 2009 में, और ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया डियर, ये भी मैं बता देता हूँ, RRB जम्मू में पूछा गया था 2009 में, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए ऑप्शन में नहीं लिखा हूं, मैं ऐड कर देता हूं। इसका है ए नंबर में, क्या मैं बता देता हूं, 1 2 4 3, इस तरह से रहेगा ABCD, ठीक है। बी नंबर में आपका है 5 1 4 2, फिर आपका यहाँ पे 3 1 5 2, और लास्ट में आपका 4 3 1 2, ABCD, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। ये आपका ए का है, ये आपका बी का हो गया, बी नंबर स्टार्टिंग आपका 5 से हुआ, ठीक है, ये आपका 5 है। फिर आपका ये सी वाला है, ये 3 से स्टार्ट है, ये 3 है पहले, और लास्ट में ये डी वाला है, ये पूरा। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस बार क्या कहा गया, लिस्ट 1 में देखोगे वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम एलॉय, और यहाँ पे सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, यानी यहाँ पे कुछ वेल्डिंग का टाइप आपसे पूछा गया है, वेल्डिंग प्रोसेस पूछा गया, और इस वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, सीप वेल्डिंग में ज्वाइन करते हैं, HSS ड्रिल बीट टू सैंक, या डीप पेनिट्रेशन करने के लिए इसका यूज करते हैं। देखो अभी तक मैं जितना बताया हूं उससे देख के मुझे लग रहा कि आप कम से कम एटलीस्ट 2 का तो आंसर दे ही सकते हो, और उससे आपका आंसर बन भी जाएगा। 2 का तो आप लोग एटलीस्ट आंसर दे सकते हो। बताइए क्या हो जाएगा। यहां पे देखो बैटमैन आंसर देने स्टार्ट कर दिए, बी का 1, बी का 1, अच्छा ठीक है, सो आप बोले हो बी का 1 बोल रहे हो, बी का 1 बोल रहे हो, ठीक है, यानी कि वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, वेरी गुड वेरी गुड। फिर आपने कहा यहां हर्ष बोले हैं ए का 4, ए का 4 बोल रहे हो डियर, एक सेकंड, ये बी का 1 था ना, ए का 2, नहीं, एक सेकंड, मैं यहाँ पे गलत आंसर कर दिया। यहाँ पे क्या बोला गया आप लोग के द्वारा, पहले मैं देखता, पहले आप लोग आंसर कर दो, है ना, पहले पूरा करो, पूरा करो। बी का बैटमैन बोले हैं बी का 1 होगा, बी का आपने 1 कहा। सीप वेल्डिंग जो यूज करते हैं, है ना, वो आपने कहा कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के केस में, हाँ ये आपने सही कहा। अभी मैंने सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया था, जिसमें सबमर्ज रहता है, देखो ना कंकड़ जैसा था ना फ्लक्स मेरा, उसके अंदर आर्क था, तो मैंने कहा था इसको कहां पे करते हैं, सीप के लिए, मैंने आपको समझाया भी था, फिगर भी दिखाया था, तो इसका तो आपको मैंने बताया था। तो यहां से और यहां से देखोगे बी का 1, तो यानी कि ए तो यहां पे आंसर नहीं होगा और डी भी आंसर नहीं होगा, बचा क्या बी और सी, है ना, और एक पकड़ो और आपका आंसर बन जाएगा। और एक पकड़ो, यहां पे ए का 4 बोल रहे हैं, ए का 4 बोल रहे हैं आप, ए का 4 तो होगा नहीं ना डियर, ए का 4 कैसे होगा, वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम एलॉय गैस वेल्डिंग के केस में नहीं यूज करते, बाय द वे आप गलत जा रहे हो। डी का 2 बोल रहे हो आप, डी का 2 कौन बोला, हर्ष बोला, डी का 2 ये सही बोला है, डी का 2 सही बोला, डी का 2, डी का 2, डी का 2 इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, क्यों ये भी मैं बताया, देखो ये भी मैं बताया था, अभी जस्ट बताया था, मैंने अभी कुछ देर पहले, और ये भी मैंने बताया था। क्या बताया था, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको सबमर्ज के बारे में दिखा देता हूं, एक बारी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के बारे में दिखाता हूं। देखो
कहाँ गया भाई सबमर्ज मेरा भाई साहब? ओके, अरे मिलता क्यों नहीं है? देखो सबमर्ज दिखाता हूँ एक बारी आपको। ओहो, इसी के आगे था क्या? हाँ देखो सबमर्ज, तो सबमर्ज आप देख ही सकते हो। इसका एग्जांपल देख लो, शिप यहाँ पे लिखा गया पूरा का पूरा, तो शिप में यूज किया जाता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सर मैंने बताया था इसको, मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैंने करा था। और फिर मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में, है ना। देखो दिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहाँ गया भाई साहब मेरा। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग पहले मैंने समझाया था। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ये देख सकते हो मेरा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहां पे करते हैं हम लोग? वैक्यूम में करते हैं। और मैंने कहा था डीप पेनिट्रेशन, यहां से इस दोनों फिगर से मैंने कहा था ना, डीप पेनिट्रेशन अगर करते हैं, क्योंकि बिल्कुल आर्क मेरा स्केटर नहीं होता, फैलता नहीं है, तो पतला से पतला अगर आप अंदर तक जाके वेल्डिंग करना चाहते हैं नैरो जगह में भी, तो आप कर सकते हो। तो ये दोनों तो आपको पहले से पता था। सो अगर ये दो चीज आपको कंफर्म है कि सर मेरा यहाँ पे जो है वो आंसर जो है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कि बी का मेरा 1 होगा, सो बी का 1 होगा, एंड डी का मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। सो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर मिल गया मेरा बी नंबर, है ना। तो बाकी तो चीज अभी तक अगर आपको नहीं पता है, नहीं बताया हो, तो फिर भी निकाल सकते हो। आप देख सकते हो ए का 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे और एक आंसर है सी का 3, सी का 3 तो नहीं होगा डियर, है ना। आप देखोगे ना ए का 2 बन गया, अब ए का 2 आ जाएगा, ए का 2, ए का 5 ना, ए का 5, वही तो मैं सोच रहा हूँ। ए का 5 टीआईजी, है ना, ए का 5 हो गया, एंड आपका हो जाएगा सी का 4, सी का क्या हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा, 4। अब थोड़ा बात कर लेते हैं बाकी भी कैसे क्या क्या हुआ। चलिए ठीक है, ये दो चीज क्लियर हो गया। बात करते हैं सर एल्युमिनियम, वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम एलॉय के लिए किसका यूज किया जाता है? तो टीआईजी बहुत ही फेमस है एल्युमिनियम के लिए, याद रखना। बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीआईजी का यूज, अधिकतर देखो जब भी बोला जाएगा ना कि टीआईजी का यूज कहां किया जाता है, तो आपको फट से बोलेगा एल्युमिनियम सबसे पहला। ज्यादातर जो है एल्युमिनियम के लिए यूज किया जाता है, ज्यादातर टीआईजी का यूज किया जाता है एल्युमिनियम के लिए, है ना। समझ गए मेरी बात कि नहीं? टंगस्टन जो मेरा इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, इसको एल्युमिनियम के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अच्छा चलो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूं। ये पहला आप देख रहे हो ना, पहला क्या है मेरा? सो पहला जो नजर आ रहा है ये मेरा है टीआईजी वेल्डिंग, है ना। ये आपका क्या है मेरा? टीआईजी वेल्डिंग है। सो आप टीआईजी वेल्डिंग देख रहे हो, ये मेरा एल्युमिनियम का सीट है, ये एल्युमिनियम का सीट आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरा क्या है? एल्युमिनियम का सीट है। तो एल्युमिनियम का सीट को अगर आपको वेल्डिंग करना है, एल्युमिनियम का प्लेट को वेल्डिंग करना है, सो हम लोग यूज किसका करते हैं? टीआईजी वेल्डिंग का यूज करते हैं, जिसमें जो हम लोग इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोड जो मेरा होता है वो कैसा होता है? मैंने जैसे कहा था नॉन कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। यानी यहां पे हम लोग क्या करते हैं, आप ध्यान से देखोगे अगर, सो यहां पे जो वर्कपीस है वही मेल्ट हुआ है ना, वही मेल्ट हो रहा। ध्यान से देखो यहां पे, ये देख रहे हो किसको मेल्ट कराइए, इसीलिए मैं इस वाला को एनिमेशन को लाया हूं। इस एनिमेशन को ध्यान से देखो, क्या यहां पे एनिमेशन में जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट हो रहा है? इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं हो रहा है, जो मेरा वर्कपीस है वही मेल्ट हो रहा है यहां पे। लेकिन इससे पहले ये आपका हो गया टीआईजी, हो गया टीआईजी। लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया था एमआईजी का, याद करो। ये देख रहे हो, ये मेरा किसका? ये एमआईजी का है, एमआईजी का, जिसमें जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है मेरा? कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल होता है, कंज्यूमेबल होता है। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रोड है वही मेरा देख रहे हो ड्रॉप के फॉर्म में मेल्ट होके गिरते जा रहा, गिरते जा रहा, गिरते जा रहा। समझ गए? यहां भी मेरा मेल्ट होके गिर रहा था। तो यहां पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड था वो कंज्यूमेबल हो जाता। समझ गए? बहुत ही फेमस हो जाता दोनों का दोनों। यहां से आप लोगों को क्लियर ये हो गया होगा। अच्छा, ये हो गया मेरा, इसके बारे में समझ गए, सीप वेल्डिंग के बारे में समझा दिया गया। अब आ जाता है मेरा गैस वेल्डिंग का। गैस वेल्डिंग अधिकतर यूज किसके? एचएसएस क्या हो जाता है सर? हाई स्पीड स्टील। HSS मतलब होता है क्या? H4 होता है हाई, S4 स्पीड और स्टील। तो हाई स्पीड स्टील के लिए, हाई स्पीड स्टील का वेल्डिंग वगैरह करना है मेरा, खासकर ड्रिल बीट को यूज किया जाता है। ड्रिल बीट जो होता है वो मेरा हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है, जिसके थ्रू से वेल्ड आप क्या करते हो? ड्रिलिंग करते हो, तो वो बनाया जाता है गैस वेल्डिंग के थ्रू। अब गैस वेल्डिंग आपको याद होगा एक होता है बहुत ही फेमस ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को और एसिटिलीन के रेशियो को यूज किया जाता है। ये भी इसका फ्लेम जो यूज करते हैं, कई तरह का फ्लेम होता है मेरा, न्यूट्रल फ्लेम होता है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है ना। सो अगर मैं इसका बात करता थोड़ा, वो भी एनिमेशन के थ्रू समझा देता हूं कि आपको चीजें समझ आएगा। ऐसा कुछ होता है, याद रखना, जो गैस वेल्डिंग मेरा होता है, ये गैस वेल्डिंग को हम लोग कटिंग के लिए भी यूज करते हैं और वेल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं। इससे हम लोग कट भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं
एज वेल एज हम लोग इसको ज्वाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो वेल्डिंग भी कर सकते हो और आप कटिंग भी कर सकते हो थ्रू दी गैस वेल्डिंग, है ना। आप यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ वेल्डिंग होता है, अगर आप देख रहे हो तो ये दो तरह का सिलेंडर यूज किया जाता है इसमें। एक मरून कलर होता है, रेड मत बोलना, मरून बोलना, है ना, मरून बोलना। ये जो मरून कलर होता है और एक आपका होता है ब्लैक कलर का, तो ब्लैक कलर में ऑक्सीजन भरा जाता है, मरून कलर में मेरा एसिटिलीन डाला जाता है, और दोनों अलग अलग मेरा हॉजेस पाइप रहता है जिससे कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड ट्रॉन्च में, फिर यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह किया जाता है। सो कुछ इस तरह से प्रोसेस आप देख रहे हो, यहाँ पे एनिमेशन चल रहा है ना, इस तरह से आपका प्रोसेस और पार भी हो रहा है, 1 बाय 1 स्लाइड के बाद 1 स्लाइड, ऐसा कुछ किया जाता है। समझ गए। सबसे पहले देखो पहला वाला, देखो ये पहला पार्ट है जहां पे सब कुछ पाइप वगैरह जोड़ा गया हॉजेस से। फिर यहाँ पे देखो इग्नाइट किया जा रहा है, फ्लेम को जलाया जा रहा है। फिर यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है कितना ऑक्सीजन देंगे, क्योंकि मेंटेन करना मतलब क्या है कि भाई जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रल फ्लेम भी होता है, कार्बोनाइजिंग भी होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। कभी इस दोनों में से, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन के और आपके एसिटिलीन के मिक्सचर दिया जाता है, तो कभी कभार हम लोग ऑक्सीजन को ज्यादा देते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। कभी हम लोग जो एसिटिलीन होता है इसको ज्यादा देते हैं तो कहते हैं कार्बोनाइजिंग, क्योंकि कार्बन होता है। और कभी कभार दोनों को बिल्कुल एक के रेशियो में दिया जाता है तो इसको कहते हैं न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम में बराबर दिया जाता है ना। अधिकतर एलॉय वगैरह में हम लोग इसी का यूज करते हैं, कार्बन एलॉय हो गया, स्टील का हो गया, है ना, इस सब में हम लोग न्यूट्रल फ्लेम का यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग का बात करेंगे तो मान लेते हैं ऑक्सीजन थोड़ा हम लोग क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, और एसिटिलीन को हम लोग कम कर देते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाता है कि एसिटिलीन का मान लो 1 लेंगे तो ये मेरा ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो कुछ मान लो 1 पॉइंट इस तरह हो गया, 2 के आसपास हो गया, और कार्बाइजिंग में इसको बढ़ा देते, ऐसा कुछ किया जाता है ना। ज्यादा मतलब इसको कम ही कर देते, 0 पॉइंट ऐसा कुछ करते हैं, 0.9 कर देते हैं आपके कार्बोनाइजिंग के केस में, तो ये कम हो गया, ये ऑटोमेटिक ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए। सो ये हो गया आपका, इसके बारे में समझ गए होंगे। और लास्ट क्या था आपका, ठीक है, सब तो पता चल ही गया। गैस वेल्डिंग भी मैंने बता दिया, टीआईजी वेल्डिंग भी मैंने बता दिया, फ्रिक्शन वेल्डिंग तो पता ही आपको, फ्रिक्शन के बारे में आपको पहले ही बता दिया। क्लियर। चलो, उम्मीद करता हूं यहां से चीजें आप बहुत सारा चीज समझे होंगे, है ना। ये तो आपको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 के सर टीआईजी में, हाँ उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, इन सब के बारे में देखो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे। फिलहाल अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, मैंने आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया कि आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो मेरा है क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग मतलब हर एक वेल्डिंग का टाइप्स क्या होता है, कहां पे यूज किया जाता है, किसमें हीट। देखो ना अभी हम लोग क्यों इस तरह का क्वेश्चन ला रहे हैं, आप देखोगे सब में आपका ऐसा का ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, आपका ऑप्शन से भरा हुआ। क्यों, किसी में देख रहे हैं कि किस किस प्रोसेस में किसका यूज किया जाता है ना, किस तरह का वेल्डिंग करते हैं। एक क्वेश्चन आया जिसे हम लोग देखे अलग अलग वेल्डिंग ब्लेक को किस किस तरह का हीट का यूज किया जाता है, हीट सोर्स का यूज किया जाता है। यहां आप देखो इसमें कुछ और कहा गया है, इसमें ये कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, और बाद में कहा गया विच ऑफ दीज वेल्डिंग प्रोसेस आर यूज फॉर वेल्डिंग थिक पीस ऑफ मेटल, है ना। थिक अगर मोटे मोटे मेटल का चादर है, प्लेट्स है, अगर उसको वेल्डिंग करना है सो आप किसका यूज करोगे, है ना, बताइए। क्या बात है भाई, इतना मेहनत करके मुझे इस क्लास को बनाने के लिए कम से कम 2-2.5-3 घंटा लग गया था भाई। भाई मैं लगा मैं 3 घंटा इसको लगा, इस पर्टिकुलर क्लास को बनाने के लिए 3 घंटा का टाइम मैं लिया हूं, एक्स्ट्रा टाइम क्लास से पहले। और मैं क्वेश्चन पीपीटी का नहीं, वो तो कोई और काम करता है आपके लिए, क्वेश्चन कलेक्ट करना। क्वेश्चन मेरे पास आने के बाद, पीपीटी रेडी हो जाने के बाद मैं यहाँ पे केवल एनिमेशन को ऐड करने में 3 घंटा का टाइम लिया हूं, 3 आवर का टाइम लिया हूं। हर एक सेशन के बाद देखोगे यहाँ पे देखो एनिमेशन ऐड करा गया है, फोटो ऐड करा है, सूटेबल वही फोटो में लाए, वही एनिमेशन लाए जो करेक्ट भी होना चाहिए। देखोगे ना आप टीआईजी एमआईजी वेल्डिंग में कुछ भी ला सकता था, लेकिन टीआईजी के लिए अलग मेरा है एनिमेशन और एमआईजी के लिए अलग, क्योंकि वहां पे ग्लोबुलर मेरा जो होता है मेटल इलेक्ट्रोड वो कंज्यूमेबल होता, तो गल के निकल रहा है। टीआईजी में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान, क्योंकि कुछ अच्छे स्टूडेंट को पकड़ लेंगे। इतना मेहनत करके कॉपीराइट का अलग इशू रहता है, तो सभी चीजों को सटीक लाना चीजें, फिर भी आप लोग एकदम कम बच्चे देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये क्या है भाई, इतना कुछ मैं कर रहा हूं। आप बताओ मेरे को एक सिंगल आज के टाइम पे बता दो यूट्यूब में जो आपको पढ़ा रहा है इतना मेहनत करके, है ना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा है। पेड में ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा कंटेंट पेड में आपको नहीं मिलेगा, और मैं आप लोगों को इस चीज को फ्री में करा रहा हूं। सो अगर मैं फ्री में भी करा रहा हूं, थ्योरी भी करा रहा हूं, कई सारा आपको फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, पूरा का पूरा पीओआईक्यू मैं लास्ट 20 ईयर का आप लोग को करा रहा हूं। अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है, अगर ऐसा बात है सो मैं पेड में तो दूंगा ही दूंगा, सारे बच्चे पेड में हैं उनको मैं ये भी दे दूंगा पूरा,
उसको पेड दिया जा रहा है, इसको भी दे देंगे, आपको यहाँ पे बंद किया जाएगा और केवल मैं आरआरबी जी को फोकस किया हूँ, तब मुझे और भी एग्जाम में शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिकमेंड आ रहा सर और भी एग्जाम का प्रिपरेशन आप लोग आप कराइए, क्योंकि एक में करा मुझे लगा आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है ना। आप लोग बोले सर आप मर जाओ, लेकिन मैं आप लोग का सपोर्ट करने वाला नहीं हूँ, है ना। तो वही हाल है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि नहीं आपका नहीं बात कर रहा हूँ, जो फिलहाल लाइव बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो प्यार करते हैं, जो पढ़ते हैं। मैं देखो मुझे प्यार करने का कोई जरूरत नहीं, बस मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग के लिए कंटेंट बनाया जा रहा है। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं, मैं देखो यहाँ पे कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ, ये बात समझना। मैं यहाँ पे कोई कॉमेडी नहीं बना रहा हूँ, कोई ऐसा स्केच नहीं मेरा है, स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, आर्ट नहीं है, कोई वीडियो नहीं है कि मैं बोलूंगा अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा। अच्छा लगा अगर लग रहा है यानी आपके लाइव बनेगा, ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपका। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आप बोलते हैं ना सर जी मैं सपोर्ट करूंगा, सपोर्ट मत करो, आपके लिए यूजफुल है ना तो बस आप देखो, दैट्स इट, मेरा सिंपल कहना है ना। वो होता है सर, क्योंकि देखो कॉमेडी क्या, कहीं और से कोई भी और मूवी देखें, मुझे एंजॉय करने से मतलब है, किसी और का भी देख लूंगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपका पढ़ने वाला चीज अगर मजेदार लग रहा है, तो आप जो बाद में देख रहे हैं आप लोग लाइव आओ, आप लोग शेयर करो, और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि आप लोग के हेल्प से, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे आते थे 15, 20, 25, 30 तक लाइव आते थे। आज के टाइम पे कुछ ही सिलेक्टेड बच्चे हैं जो लाइव आते, बाकी आते ही नहीं है ना। जबकि मैं आप लोग के रिकमेंड को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ों में कर रहा हूँ, एनिमेशन रही है, हर एक चीज़ को ऐड किया होगा। आप लोग बोले सर करिए, सर मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे बच्चे, तो ठीक है, इट्स ओके, क्या मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका का कंटेंट मुझे नहीं लग रहा कोई देगा, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँ। ओके, कहा गया कंसिडर द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस, विच आर द वेल्डिंग प्रोसेस आर यूज फॉर वेल्डिंग थिक पीस ऑफ मेटल, थिक यानी मोटे मोटे के लिए। सो इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, ये हम लोग करते हैं सबसे पहले सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो होता है ना मोटे मोटे, क्योंकि याद करो सबमर्ज वेल्डिंग शिप में है ना, एरोप्लेन में आपका हो गया, मतलब जहां भी मोटे मोटे चादर आता है, या मोटा मोटा जो सिलेंड्रिकल आपका रहता है पाइप हो गया, बहुत पतला मोटा मोटा बॉयलर वगैरह का, वहां पे वेल्डिंग किया जाता है। तो सबसे थिक का यूज हम लोग इसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो 2 वाला होगा, तो सबसे पहले 2 तो डी ही नंबर है, तो यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद किसको किया जाता है, तो फिर आ जाता है इलेक्ट्रोस्लैग वाला, इलेक्ट्रोस्लाइडर वाला, और उसके बाद जाता है थर्मिट वाला, क्योंकि थर्मिट भी मोटा किया जाता है। देखो ना जो रेलवे ट्रैक होता है वो भी तो अच्छा खासा थिकनेस थिक का मोटा रहता है ना। तो इलेक्ट्रोस्लैग आ जाएगा फिर ये, तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसमें से एक मैंने आपको नहीं बताया हूं इलेक्ट्रोस्लैग के बारे में, तो ये रहा इलेक्ट्रोस्लैग के बारे में। ये इस तरह का क्या होता है, वेल्ड पूल बनता, पूरी तरह से वेल्डिंग का पूल बनता है। ये पूछा जाता है वेल्ड पूल कहां देखने मिले, जैसे होता स्विमिंग पूल जहां पानी का रहता, पानी का पूल रहता, पानी से भरा हुआ रहता, उसी तरह देखोगे ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक पार्ट क्या है, ये आपका वेल्ड है। इतना भाग पिघला हुआ पाओगे, एक सेकंड ग्रीन कलर से दिखा, इतना पार्ट जो है ना, एक सेकंड ये तो इससे नजर ही नहीं आ रहा है, व्हाइट कलर से दिखाता हूं। ये जो इतना पार्ट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आपका पूरा भरा हुआ वेल्ड पूल, इसको वेल्ड पूल कहेंगे। और उसके जस्ट ऊपर में देखोगे कि यहाँ पे है मेरा मोल्टन स्लैग, जो कि इन्वायरमेंट से बचा रहा है ना। बाकी ये गाइड ट्यूब होता है, और इसके अलावा ऊपर से जाता है इलेक्ट्रोड वायर के फॉर्म में। और याद रखना कि कहा जाता है एक क्वेश्चन की इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में या फिर किस वेल्डिंग में जो मेरा इलेक्ट्रोड होता है वो वायर के फॉर्म में फीड किया जाता है। तो वायर के फॉर्म में जो इलेक्ट्रोड देते हैं वो हम लोग होता है इलेक्ट्रोस्लैग में। तो इलेक्ट्रोस्लैग में जो इलेक्ट्रोड होता है ना, इलेक्ट्रोड होता है वो किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, वायर के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसी में आपको वेल्ड पूल देखने को मिलता है, वेल्ड पूल आपको देखने को मिलता है, और थिक प्लेट्स के लिए वेल्डिंग में यूज किया जाता है। बस ये, बाकी पावर सप्लाई वगैरह दिया गया है, ये तो आपको बेहतर तरीके से पता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। चलिए अगर यहां तक चीजें क्लियर है सो बढ़ते अब हम लोग आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ वेल्डिंग, इसमें से कौन मेरा वेल्डिंग का टाइप नहीं है। आर्क, भाई आर्क वेल्डिंग तो करते हैं, ये भी आर्क रहे, एसी या डीसी रहे, है ना, हम लोग करते हैं, एसी डीसी दोनों करते हैं। एमआईजी वेल्डिंग भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग, तो यानी डी हो जाएगा, सभी का सभी मेरा वेल्डिंग टाइप्स होता है। या क्या नॉट ए वेल्डिंग, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो वेल्डिंग नहीं है, यानी कि ऑल आर माई वेल्डिंग, है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है यहाँ पे। बताइए इस क्वेश्चन में कहा गया कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग और आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग। कहा गया द करंट सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेल्डिंग टेम्परेचर। सो वेल्डिंग टेम्परेचर कहां ज्यादा देखने को मिलता है, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ गए यहाँ पे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन द वेल्डिंग टेम्परेचर। सबसे कम आएगा फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, यानी सबसे लास्ट वाला सबसे ज्यादा टेम्परेचर आएगा, वो ध्यान देना। चलिए अब बताइए क्या होगा इसका आंसर।
बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा गया, राइट। देखो सबसे ज्यादा तो आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता है, तो ये सबसे लास्ट आएगा, ठीक है। और सबसे कम अगर मैं बात करता हूं तो वो गैस वेल्डिंग है, ये बात सही है, तो ये गैस वेल्डिंग है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। और इसके बाद आ जाता मेरा थर्मिट वाला, फिर आ जाता आर्क वाला। कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आपका बिलीव नहीं करोगे तो लगभग 30,000 तक पहुंच जाता है सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर। आर्क वेल्डिंग में बात करता हूं तो आर्क वेल्डिंग में देखे होंगे 5,500 के आसपास आ जाता है। और थर्मिट में अगर बात करता हूं तो कुछ 2,000 से लेकर 2,500 के बीच में। और गैस वेल्डिंग में 1200 है ना, 900 800 के आसपास वेरी मेरा करता है गैस वेल्डिंग में, है ना। इसके फ्लेम का याद रखना, गैस वेल्डिंग जो फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर 3,000 तक जाता है, लेकिन वेल्डिंग में टेम्परेचर का बात करा गया, समझ गए, वेल्डिंग टेम्परेचर का बात करा, फ्लेम टेम्परेचर का नहीं बात करा गया। ध्यान देना, कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इसमें भी जो फ्लेम होता है, क्योंकि जो मेरा इस तरह का फ्लेम बाहर निकलता है ना, ये 3 तरह का होता है, 2 तरह का होता है, अलग अलग तरह फ्लेम। न्यूट्रल में जैसे बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तो उसमें सर इनर कोर का टेम्परेचर तो मेरा 2800 तक होता है, 3200 तक होता है, 3,000 तक होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेम टेम्परेचर नहीं पूछा, वेल्डिंग टेम्परेचर पूछा है। वेल्डिंग यानी जहां पे वेल्डिंग किया जा रहा है, जिस जगह पे मेरा वेल्डिंग हो रहा है उसका टेम्परेचर कहा गया है कि उस जगह पे मेरा वेल्डिंग यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो इसका कहा गया। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखने को मिलता है मैक्सिमम, इसके अकॉर्डिंग मिनिमम आपका देखने को मिलता है यहाँ पे। और सेकंड नंबर पे आ जाता है मेरा थर्मिट वाला पार्ट ही, और ये यानी कि बिल्कुल 1 2 3 4 जैसा दिया गया सीरीज वैसे ही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हो जाएगा आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आज के इस पर्टिकुलर सेशन का, कि इस टॉपिक को मुझे क्लियर करना था, यहाँ पे क्लियर हो जाता। ऑल वेल्डिंग प्रोसेस टाइप क्लियर हो गया, क्योंकि आरआरबी जे के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो टॉपिक में आपको सिलेबस दिखाऊंगा क्या वही रहेंगे, है ना। चलिए 27 नंबर में क्या पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग इज और आर रेजिस्टेंस वेल्डिंग, इसमें से कौन मेरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है। देखो मैं आपको अभी तक प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में समझाया हूं, जिसमें प्रोजेक्ट ऐसे करके निकला हुआ रहता है ना, ऐसा कुछ के निकला हुआ रहता है। आपको मैं सीम वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग के बारे में नहीं बताया। देखो डियर हर्ष, मैं बात कर रहा इतना डी मत करना, नहीं तो वो फिर कमेंट आपका शो नहीं होगा पब्लिकली, वो हाइड हो जाता है, क्योंकि रिव्यू के लिए चल जाता है ना, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही स्पैम भी आ जाता है ना मैसेज, इसीलिए तो आप 1 ही 2 करिएगा तो बेटर रहेगा। देखो उसको मैं हाइड हो गया, इसको शो करने के लिए मैं जब तक टैप नहीं करूँगा तब जाकर शो होगा। देखो अब शो हो गया, तो 1 2 बार करना होता है, डी लिखोगे तो फिर वो स्पैम में चल जाएगा, ज़्यादा स्पैम में गया ना फिर आप कमेंट करने में भी नहीं सकोगे, शायद कमेंट के लिए भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो दैट्स वाई रिक्वेस्ट करता हूँ 1 2 डी लिखो, 1 डी लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा डियर, बिल्कुल हर्ष आपने बिल्कुल करेक्ट कहा, डी हो जाएगा। बैटमैन आपने कहा डी बिल्कुल। दीज ऑल आर माई रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले आपको समझाता हूं स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, क्योंकि कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को सीम कहा जाता है। पहले हम लोग बात करें किसके बारे में, सी के बारे में डिस्कस करें कि क्या होता है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग में एक ही जगह में स्पॉट में वेल्ड करा जाता है। देखो पहला एनिमेशन आप देख रहे हो, बहुत अच्छी तरह से इस पे एक्सप्लेन करा गया है कि एक पॉइंट पे ही, है ना, एक ही पॉइंट पे, पहला वाला अगर देख रहे हो, एक ही पॉइंट पे इस जगह पे आपका वेल्ड एक स्पॉट पे वेल्ड किया जा रहा है, जिसमें ये दोनों पार्ट के, ये दोनों मेरा इलेक्ट्रोड है ना। ये वही कैसा आप देख के कलर देख रहे हैं, कॉपर का है, ये किसका है, मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना, ये मेरा है किसका, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। कॉपर का कलर भी इस तरह रहता है, तो कॉपर का 2 इलेक्ट्रोड होता है, बीच में मेरा वर्कपीस है या सीट है, जहां पे यहाँ पे, और हाँ जहां पे ये वेल्ड बन रहा है ना, इसको कहा जाता है वेल्ड नगेट। क्या कहा जाता है, वेल्ड नगेट, NUGGET, वेल्ड नगेट। तो इसको वेल्ड नगेट कहा जाता है, इसका भी ध्यान रखना। करता कैसा जाता है, देखो यहां देख रहे, एक यहां पे देखोगे सेकंड फिगर, देखो सेकंड फिगर में इस तरह से मैनुअली इसको जो है आप वेल्डिंग कर सकते हो। कहां पे दबाना आप उठाओ, और जहां पे प्रेस करना उस समय पे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्रेस करके वेल्डिंग किया जाता है ना। इस तरह से मेरा जैसे जैसे यहाँ पे आता है, देख रहे हो यहाँ धीरे 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 ये वेल्डिंग है। ग्रीन आप देखोगे, अगर आप सेकंड यहाँ पे एक एनिमेशन और मैं लाया हूँ, जिससे कितना आपको, क्योंकि याद करो क्यों मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, ये क्यों मैं दिखाना चाह रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले क्वेश्चन आया था, इसमें मैंने कहा था कि मैक्सिमम जो हीट मेरा टेम्परेचर डेवलप होता है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ही होता है। तो ये बेहतर तरीके से आप कहां समझ में आएगा,
इस जगह पे। इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखो, इस एनिमेशन को ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आपका ब्लू है, तो यहाँ का टेम्परेचर कम है, फिर धीरे धीरे आपका देखोगे यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, ग्रीन के बाद ये येलो के बाद रेड, और फिर आपका धीरे धीरे डार्क की ओर जाते जा रहा है। तो ये देखोगे ना टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है ना, ये देखोगे ऊपर तक पहुंच गया ना, ये 15,000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चल जाता है, उसके ऊपर भी है, तो ये कम से कम 30,000 तक चल जाता है। तो इसलिए रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे वेल्डिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है। क्लियर। बाकी ये देखो कॉपर का है, और यहाँ पे ये पूरा सर्किट में यहाँ पे करवा दिया हूँ कि इस तरह से सर्किट वगैरह लगा रहता है, पूरा करंट वगैरह सप्लाई किया जाता है ना। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे यूज करते, कभी कभार पूछा भी जाता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग स्पॉट वेल्डिंग के टाइम पे कैसा करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है ना, जिसमें आप देखो प्राइमरी वाइंडिंग में कम वाइंडिंग रहता है, सेकेंडरी में ज्यादा रहता है, तो इसी की वजह से आपका यहाँ पे क्या होता है, हाई करंट आपको देखने को मिलता है ना। एसी सप्लाई करके आप कर सकते हो। क्लियर। स्पोर्ट में सिंगल स्पोर्ट, सीम में कंटिन्यूस स्पोर्ट, प्रोजेक्शन में कुछ पार्ट में, यस बिल्कुल करेक्ट। तो ये तो हो गया मेरा किसके बारे में, स्पोर्ट वेल्डिंग आप समझ गए। अब स्पोर्ट के बाद पहुंचते हैं सीम के पास, क्योंकि कंटिन्यूस स्पोर्ट को ही सीम कहते हैं, उसमें एक स्पोर्ट नहीं कई सारा स्पोर्ट देखने को मिलता है लगातार, है ना। और नगेट, जैसे यहाँ पे नगेट मेरा बना था ना, एक नगेट मेरा बना था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो रेड कलर का हम लोग नगेट बोल रहे थे, तो आपको इसके बाद जो मैं दिखाऊंगा वो कंटिन्यूस आपको नगेट देखने को मिलेगा। देखो आप पहले एनिमेशन के थ्रू समझो, ये पहला देखो फिगर, यहाँ दो देखो, दो मेरा पतला पतला सीट दिया गया है, और उस दो सीट को दो मेरा यहाँ पे रोलर देख रहे हो, दोनों तरफ रोलर है, ये ऊपर में एक आपका रोलर है ना, रोलर है, एक नीचे में भी आपका रोलर नजर आ रहा होगा, और इसके दोनों के बीच में प्रेशर अप्लाई करके और फिर यहाँ पे इसको पूरी तरह से करंट वगैरह से सप्लाई करा जाता है, और मेरा यहाँ पे वेल्डिंग को किया जाता है। तो क्या यहाँ ध्यान दे रहे हो आप कि सर जी यहाँ पे इस बारी जो मैं बोला जाएगा इलेक्ट्रोड कैसा है, इससे पहले मेरा इलेक्ट्रोड कैसा था, तो आप देखो इलेक्ट्रोड मेरा कुछ इस तरह से था, कॉपर के इलेक्ट्रोड लंबा लंबा था बार की तरह, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोड जो है वो रोलर की तरह है, रोलर का मेरा इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रहा है, ये पहला रोलर है और मेरा ये सेकंड रोलर आपको नजर आ रहा होगा। और ये जहां जहां से पास करते जाएगा, देखो यहाँ पे वेल्ड नगेट एक बना है, यहाँ पे एक वेल्ड नगेट है, तो ये क्या है, मेरा नगेट है, ये मेरा नगेट है। लेकिन इस तरह से एक नगेट नहीं, कई सारा कंटिन्यूअस यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस ये बनते बनते चला जाता है। देखो यहाँ पे नगेट कितना सारा बना है, यहाँ देखो ध्यान से, एक बना है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये बनते जाता है, बनते हुए जाता है। इसी को कहता है सीम वेल्डिंग। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को सीम वेल्डिंग कहा जाता है। कंटिन्यूअस आपका देखोगे ना, यहां भी देख सकते हो आपका इस तरह से कंटिन्यूअस स्पॉट 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 बनते, पहले एक बना लेकिन उसके बाद आपका बनते हुए चला जाता है। समझ गए। चलिए, तो ये होगा मेरा क्या, आपका फर्स्ट नंबर भी समझ गए आप, सीम वेल्डिंग। दोनों में ही हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। और लास्ट है प्रोजेक्शन, जिसको मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, तो समझाने का जरूरत नहीं है। सीम वेल्डिंग में आई मीन प्रोजेक्शन तो मैं आपको समझा रखा हूं ना। प्रोजेक्शन में क्या इस तरह प्रोजेक्ट रहता है, और फिर यहाँ पे हम लोग करंट वगैरह सप्लाई वगैरह किया जाता है, फिर हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे मेरा हीट जनरेट होता है, जिसकी वजह से दोनों फिर मेल्ट हो जाता है। क्लियर। चलिए, समझ गए यहाँ पे, वेरी नाइस। अच्छा, और क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे आप हम लोग का देखो, हाँ थर्ड चैप्टर, यहाँ से मेरा थर्ड चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, और वो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। क्योंकि अगर आप मैं सिलेबस को थोड़ा दिखाता हूँ, सिलेबस देखते हो ना, ऑफिशियल सिलेबस, तो क्या नजर आता है, देखो ये दोनों का दोनों आपका हो चुका है, इजंट इट, ये दोनों का दोनों आप लोग का हो चुका। पहले में हम लोग पहला क्लास में देखे इंट्रोडक्शन के बारे में, है ना, और फिर अभी हम लोग देखें वेल्डिंग क्लासिफिकेशन के बारे में। अब जो हम लोग देखेंगे, देखो एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग, फिर प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, तो हम लोग आर्क वेल्डिंग की ओर चलेंगे। और उसके बाद वाला टॉपिक जो करेंगे वो ये वाला टॉपिक करेंगे, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। तो ये जो नेक्स्ट क्लास का होने वाला टॉपिक वो रहने वाला आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट। जितने भी आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट होता है वो डिस्कस करेंगे। पहले इक्विपमेंट में आपको समझाऊंगा, देन उसके बाद बताऊंगा प्रिंसिपल के बारे में, तब बेहतर तरीके से समझ आएगा ना। पहले आप इक्विपमेंट समझोगे क्या क्या यूज करते हैं, फिर प्रिंसिपल क्या आर्क वेल्डिंग आखिर करते कैसे हैं, करते कैसे हैं। जब ये हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ऑफ वेल्डिंग।
है ना, कि मेरा आखिर मेरा आर्क वेल्डिंग का एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे कि भाई गैस वेल्डिंग कैसे करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड कैसे चूज करते हैं, और गैस वेल्डिंग का इक्विपमेंट क्या आ जाता है, क्या प्रोसीजर होता है गैस वेल्डिंग का। फिर उसके बाद सोल्डरिंग ब्रेजिंग की ओर चलेंगे। तो चलिए, कल का लेक्चर आप समझ गए होंगे, कल का लेक्चर किस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है, आर्क वेल्डिंग इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है। चलिए, और हाँ, जल्दी आप लोग का क्लास थ्योरी का भी स्टार्ट होने जा रहा है ना। सो न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो आप सभी जुड़ना ना भूले। सो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, अब मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग कब से, मैं आपको बता दें, 7 अक्टूबर से 7 अक्टूबर से हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका थ्योरी। और सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं, वो भी चलेगा क्योंकि अब मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, खाली मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैं आज कुछ मैं 7 से क्यों कर रहा हूँ आपको रीजन बता रहा हूँ। मेरा और एक बैच चल रहा है ट्रेनिंग ऑफिसर का, MPITI TO ट्रेनिंग ऑफिसर, केवल वही एक एग्जाम बच गया है। और 7 तारीख को मेरा एग्जाम है वेल्डर का, उसमें ट्रेड है वेल्डर, तो उसका भी ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम है, 7 को है। तो 7 को पढ़ाने उस दिन तो एग्जाम ही है, 6 तारीख तक मैं लास्ट पढ़ाऊंगा, इसलिए 7 को आप लोग का थ्योरी स्टार्ट है। तो मैं ट्राई करूंगा 2 ही सब्जेक्ट को साथ में लेके चलूं, साथ मतलब दोनों को छोड़ूंगा नहीं, 2 टाइम में पढ़ाऊंगा, दोनों टाइम में स्टार्ट करूंगा ना। और हाँ, सारे के सारे बच्चे पेड में आ जाना, क्योंकि फ्री में मुझे नहीं लग रहा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोई है, हो सकता है ये सीरीज को मैं बंद भी कर दूं, लेकिन पेड में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्टेड है ही नहीं। और आप हैं या नहीं है बताना, अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो फिर मैं इतना लाइव आके इतना मेहनत करके कोई फायदा नहीं है। ये मैं पेड वाले को बच्चा दूंगा जो पैसा पे किया है, जो मेहनत से पढ़ता है ना। आप फ्री में भी नहीं पढ़ना चाह रहे तो क्या फायदा। तो जो बच्चा भाई इस जॉब को जिसको निकालना, सिंपल सा बात है, उसके लिए है कि आप बैच में ज्वाइन कर सकते हो, 10 दिन तक ऑफर रहेगा। आपको यूज करना कूपन कोड इंडिया INDI है। जिस तरह का आप देखोगे MCQ वाले में इतना मेहनत करा गया है, इससे कई गुना ज्यादा समझ सकते हो। जब यहाँ पे इतना मेहनत करा गया है, जो फ्री में कंटेंट मिल रहा है, सो आपको सर पेड में भी लाइव कर सकते क्या, मतलब डियर, हाँ बिल्कुल लाइव कर सकते, क्यों नहीं लाइव करेंगे, उसमें भी लाइव करेंगे, है ना। कुछ 1-2 डेमो के लिए रहेगा, लेकिन हाँ कुछ क्लास के बाद जो है हो सकता है स्टार्टिंग का 1-2 लेक्चर में यूट्यूब में लाऊं, है ना, डेमो के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर जी डेमो लेक्चर आप दे दीजिएगा तो सही रहेगा, हम लोग के लिए जज करना बहुत ईजी हो जाता है हर एक सब्जेक्ट के बारे में, कि कैसे डील कर रहे हैं। कि कई कबार का होता है कुछ स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट के लिए इनरोल करते हैं, कुछ रहेगा 3-4 क्लास चला देंगे, बाकी जो चलेगा 20-25 लेक्चर वो सब पेड में ही जाएगा, है ना। चलिए, बिल्कुल लाइव होगा, वो भी हम लोग लाइव ही लेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग लाइव लेंगे। सो आप इंडिया कोड का यूज कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। आप पूरा का पूरा नवरात्र में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अलाउ कर दिया गया है, डिस्काउंट, है ना। तो आप जाना, कूपन कोड आप यूज करना, ये कोड आपका कूपन कोड INDI है, कैपिटल यूज करना, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और कोई दिक्कत होने से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल के थ्रू पता कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग का, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, और एक अपडेट ये है कि आप लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, PYQ वाला, है ना। PYQ का थोड़ा बात कर रहे थे, फ्री वाले बच्चे जो आप देखे हो। अगर आपने मशीनिंग का सारा लेक्चर देख लिया, मशीनिंग में ऑलमोस्ट मैं बता देता हूं कितना लेक्चर आप लोग का हुआ है मशीनिंग का। सो मशीनिंग में आप लोग का हुआ है डियर, पहली बात थर्मोडायनेमिक्स में, अगर मैं थर्मो का बात करता हूं ना, थर्मोडायनेमिक्स का, तो 12 लेक्चर आया थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। 12th लेक्चर आपको देखने को मिला 12th, एंड मशीनिंग में आया है 10 लेक्चर, है ना, मशीनिंग में। तो ये दोनों का दोनों जो है ना, ये कंप्लीट हो चुका है मेरा। सो इन दोनों का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मैं करवाए हो यूट्यूब में, उन सबका क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन जो है ना, विथ आंसर के साथ, सॉल्यूशन नहीं बोलूंगा, आंसर के साथ, है ना, को PYQ विथ आंसर के साथ फ्री PDF अपलोड आपको कर दिया गया है। सो आप ऐप को डाउनलोड करो और आप PDF को पूरा डाउनलोड कर सकते हो। जैसे 12 लेक्चर में जितना भी MCQ हुआ थर्मोडायनेमिक्स का, सबका क्वेश्चन और आंसर के साथ, और मशीनिंग का जितना हुआ है वो सबका क्वेश्चन आंसर के साथ आपको फ्री PDF मिल जाएगा। अब फिर बच्चे बोलेंगे पेड वाले सर हम लोग को भी यही दोगे, नहीं डियर, आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। पेड वाले बच्चों को, फ्री वाले बच्चों को PYQ आपको पूरा क्वेश्चन, आपने कहा था कि सर ये क्वेश्चन का PDF चाहिए, तो आप बिल्कुल मिलेगा, आंसर के साथ मिलेगा, क्या उसका आंसर वो ले, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ पेड वाले को मिलेगा, है ना। चलिए, और खासकर नोट ओनली चाहने के बैच आप लोगों के लिए, तो जो जिसको नोट्स लेना है वो केवल नोट्स भी ले सकते हो, पूरा का पूरा क्लास नोट्स मिल जाएगा। और जिसको केवल शॉर्ट नोट चाहिए वो शॉर्ट नोट भी ले सकता है। क्लास नोट्स वाले में नोट्स के साथ साथ को PYQ भी मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। चलिए, तो 3 कोर्स है RRB JEE को लेकर। सर क्लास प्लस में भी डाल दीजिए, स्टडी यूटिलाइजेशन डाउनलोड नहीं करेंगे, मोबाइल स्पेस कम रहता है।
ठीक है, यानी आप ऐप क्लास प्लस का वेब में बात कर रहे हो ना, तो वो भी मैं डाल दूंगा, दोनों में डाल दूंगा ना, एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा और आपके वेब में भी डाल दूंगा, ठीक है, वेबसाइट में भी डाल दूंगा। आप वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हो एंड मोबाइल ऐप में एप्लीकेशन दोनों में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है डियर, दोनों में मिल जाएगा आपको, दोनों में मिल जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और वेल्डिंग का पहला पार्ट आप देखोगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर नहीं बना तो मैं बना दूंगा, वहां से आप पहला पार्ट जरूर देख लेना, और मशीनिंग पूरा हो चुका थर्मो का भी देख लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।